Hello students, today we are going to study chapter number 3 in history for class 10th, the making of a global world, part 4. In this section we study about the rebuilding of a world economy, the post-war era, what is the Bretton Woods institutions and what are the post-war settlements, or many more things about the IMF, International Monetary Fund, what is the Bretton Woods system, or what is the neo G77 organizations, etc. So in the Second World War, the Second World War broke out a mere 2 decades after the end of the First World War, it was fought between the Axis powers like Nazi Germany, Japan, Italy, and the other allies Britain, France, and Soviet Union and US. And it was a war waged for 6 years, or many fronts in many places over land or sea in the air. And there are various types of destructions that took place outside the battlefield. Many more civilians than soldiers died from war-related causes. Vast parts of Europe and Asia were devastated, and several cities were destroyed by aerial bombardment or relentless artillery attacks. तो reconstruction promised to be long and difficult. बच्चों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो वो मेनली जो है दो एलीज के बीच में हुई थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक तरफ जो है जर्मनी, जापान और इटली था, और जर्मनी के नाजीज थे, और दूसरी तरफ जो है ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस था। इनके बीच में लड़ाई जो है लगभग 6 साल लगातार चली है, और ये पूरे लैंड एरिया पर, हर एक जगह पर, सी, एयर, सभी जगह चली, और लगभग इसमें बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं। 60 लाख लोग लगभग इसमें मारे गए थे, और वॉर से रिलेटेड जितना भी एरिया था वो एरियल बम्बार्डमेंट में ऊपर से जो गोलाबारी होती थी, मिलिट्री अटैक्स हुए, इनमें कई सारे शहर ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए, और इनको रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था और बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो यूएस की इकोनॉमी थी वो भी बहुत ज़्यादा उस समय लड़ाई में बहुत पैसा खर्च हो गया था, इसलिए यूएस की इकोनॉमी में गिर रही थी। तो यूएस को अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को वेस्टर्न वर्ल्ड्स में बढ़ाने के लिए उसके पास एक यही मौका था। और तीसरी बात यह है कि एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। ये दोनों ही कंट्रीज़ अपना इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहती थी। और उस समय क्या हुआ कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा लड़ाई के वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल लैंड एरिया में बहुत कमी आई, वहाँ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डिकन्स्ट्रक्शन हुआ और डिस्ट्रॉय हुआ बहुत ज़्यादा, इसलिए वो कंपनी काफ़ी पीछे चली गई, जर्मनी जो है बहुत पीछे चला गया, और वहाँ पर प्राइसेस वगैरह बहुत गिर गए चीज़ों के, लोगों की जॉब्स चली गई, इससे जो है ग्रेट डिप्रेशन कॉज हुआ जर्मनी में। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे। एक तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मास प्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत थी, और मास प्रोडक्शन के लिए ये चाहिए था कि लोगों के पास स्टेबल इनकम हो और फुल एम्प्लॉयमेंट हो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी तो थी नहीं उस समय। तो उस समय क्या हुआ कि ये बहुत ज़रूरी हो गया था मार्केट के लिए और लोगों के लिए कि वो अपनी इकनॉमी को, एक कंट्री अपनी इकनॉमी को दूसरी कंट्री से लिंक करे पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि लोगों की इनकम बढ़े, लोगों को जॉब्स मिले, और साथ साथ में जो प्रोडक्शन है गुड्स का वो भी बढ़े फैक्ट्रीज़ में, इनके ऊपर कंट्रोल भी हो सके, गुड्स के ऊपर, कैपिटल और लेबर के ऊपर। तो पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमी सिस्टम एक आया, जिसका मेनली एम था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना और एम्प्लॉयमेंट फुल रूप से इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को देना। इसी क्रम में आगे जाकर के यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरियल फंड और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई जुलाई 1944 में। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन वुड्स के नाम से, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में। इसमें ये कहा गया इस कॉन्फ्रेंस में कि एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया जाएगा जो कि एक्स्ट्रा सरप्लस, यानी कि पर्याप्त मात्रा से अधिक, मोर देन इनफ जो भी मनी होगा उसको रखेगा, और हर एक नेशन इस मनी को अपने पास रखेगा, और वो पैसा जो होगा अलग अलग नेशंस का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में रहेगा। और जब भी कोई क्राइसिस आएगी तो किसी देश को अगर ज़रूरत है एक्स्ट्रा पैसे की, तो ये आईएमएफ से कर्जा ले सकता है, आईएमएफ से वो पैसा ले सकता है लोन के फॉर्म में, और धीरे धीरे उसको चुका भी देगा। और इससे क्या होगा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है ख़राब नहीं होगी, कई सारे देश का रिकन्स्ट्रक्शन हो सकेगा और डेवलपमेंट हो सकेगा। यानी कि अगर कहीं लड़ाई वगैरह होती है तो उसमें अगर कोई डिस्ट्रॉय होता है, नुकसान होता है, तो उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से वो पर्टिकुलर देश जो है वो उधार ले सकता है। तो
आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को रेफ़र किया गया था कि ये ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन बनेंगे, और ब्रिटेन वुड्स जो है ये दोनों इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक वर्ल्ड में काम करेंगे और लोगों को जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिकली रूप से सपोर्ट करेंगे। अब ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थे, ये दोनों फाइनेंशियल ऑपरेशन 1947 में उन्होंने किया। बहुत सारी वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स को कोलैबोरेट किया और इनके द्वारा कंट्रोल हो करके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ये डिसीजन लिया, और इसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो बने हैं इसमें पूरा जो वीटो पावर दिया गया है वो किसको दिया गया है? यूएसए को, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। और उसी के वीटो पावर से ही ये पूरा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक चलता है, और इन्हीं का डिसीजन मेनली आखिरी भी होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है ये एक ऐसा लिंक प्रोवाइड करता है हर एक नेशंस को, उनकी जो नेशनल करेंसीज होती हैं, जो मॉनेटरी सिस्टम होता है उसको पूरा कंट्रोल करता है। ब्रिटेन वुड सिस्टम में ये जो सिस्टम चलता है वो एक फिक्स एक्सचेंज रेट्स पर काम करता है। इस सिस्टम में जो नेशनल करेंसीज होती हैं, जैसे मान लीजिए इंडियन रुपी है, तो उसको डॉलर के रूप में उसको कितना पैसा दिया जाएगा। जैसे एक इंडियन रुपी की कीमत जो है उसको डॉलर के रूप में अगर इसको एक्सचेंज रेट में देखा जाए तो $1 में लगभग 45 रुपये पहले हुआ करते थे, फिर 55 हुए, अब 75 रुपये जो है $1 की कीमत होती है। तो यानी कि हर एक नेशन की करेंसी जो है वो डॉलर के रूप में कितनी होगी वो चीज़ जो है आईएमएफ तय करता है। और डॉलर जो है अपने आप को भी, या कह लो जो डॉलर खुद है वो उसकी कीमत जो है वो गोल्ड के रूप में भी आंकी जाती है, कि लगभग उस समय $35 जो है वो 1 आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर होता था। अब आता है कि अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स में क्या हुआ कि ब्रिटेन वुड सिस्टम जो है ये इनॉग्रेट किया गया, जिससे कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनको डिस्ट्रॉय का सामना करना पड़ा था, इनकी ट्रेड और इनकम में ग्रोथ हुई। और इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, जैसे जापान है और जो अदर इंडस्ट्रियल नेशन है, इन्होंने काफ़ी ग्रोथ की, और इससे इनकी ग्रोथ जो है 1950 से 1970 के बीच में 8% तक बढ़ी, और लगभग 5% हर साल बढ़ जाया करती थी इनकी इनकम। तो इससे एम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट घटा, और काफ़ी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिला है इसमें। धीरे धीरे ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, इन्होंने अपना एडवांस इंडस्ट्रियल जो कह सकते हैं डेवलपमेंट है वो अचीव किया, और इन्होंने जो है कई सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए, कई सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने के लिए भी कैपिटल वगैरह दी आईएमएफ ने अदर नेशंस को। अब इंडिया में क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई तो यूरोप की बहुत सारी जो ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ कॉलोनियल रूलिंग थी यूरोपियंस की, जैसे कि इंडिया था और अफ्रीका था, तो इंडिया में भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि इन्होंने भी क्या किया कि अपनी फ्रीडम फाइटिंग के लिए जो है अपनी फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल को जारी रखा, और अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट नेशंस घोषित कर दिया। तब उस समय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ऐसा प्लान किया कि इनको भी ऐसी, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ था, अफ्रीका आज़ाद हुआ, तो इन सब कंट्रीज़ को भी फाइनेंशियली रूप से इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के रूप में डेवलप करना और इनको फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट करना, ये काम भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने किया। 1915 में ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो था वो काफ़ी सारे देशों की निगाहों पर चढ़ गया, और काफ़ी सारे देशों ने इससे हेल्प ली, और इन्होंने आयरन इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी हेल्प करी है। जितने भी कॉलोनियल पावर्स की जो रूलिंग जहाँ पर चलती थी, उन सब को जब वो सारे देश डिकोलोनाइज्ड हो गए तो इन्होंने आईएमएफ का सहारा लिया। आईएमएफ ने इनका उस सपोर्ट तो किया, लेकिन दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं इन पर ज़्यादा कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट लगाया, जिसकी वजह से ये जो देश थे ये ऑलरेडी पुअर थे और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अब वेस्टर्न इकनॉमीज़ जब 1950s और 1960s में फास्ट ग्रोइंग एक्सपीरियंस की गई, तो उसके बाद में एक ग्रुप बना, ग्रुप ऑफ G77, जिसने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को फॉलो किया, और उसने एक डिमांड की कि एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाया जाए। इसका मतलब ये होता था कि एक ऐसा सिस्टम जो कि जहाँ भी देशों में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वाटर है, लैंड एरिया है, मिनरल्स हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं, उनके ऊपर कोई कुछ कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। और मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, फेयर प्राइस फॉर रॉ मटेरियल, की रॉ मटेरियल का फेयर प्राइस हो और अच्छी तरह उसकी अवेलेबिलिटी हो, एसेसिबिलिटी हो, ताकि लोगों को सामान बनाने में सुविधा हो, सस्ते रेट पे सामान बने
और वो जो मार्केट में बिके तो लोगों को प्रॉफिट देके जाए और जो लोग उसके ओनर हैं उनको भी प्रॉफिट देके जाए। इसलिए जो है ये नियो बनाया गया था, NIEO, नियो, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये एक ऐसा सिस्टम था दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, मोर डेवलपमेंट assistance, fair prices for raw material and better access for their manufactured goods in developed countries markets। तो ये था बच्चों ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जब इसका एंड हुआ 1960s में, तो धीरे धीरे जो है यूएस की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी थोड़ी जो वीकेंड हो रही थी, इसका कंपटीशन बढ़ा, यूएस डॉलर जो है इसकी भी प्राइजेस बढ़े, इन्होंने अपना फिक्स एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ा दिया। और इसमें दो टाइप के रेट्स होते थे, एक फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट्स में क्या होता था कि जो रेट थे गवर्नमेंट के वो फिक्स थे, और फ्लोटिंग में क्या होता था कि ये रेट जो है निगोशिएट किए जाते थे, कभी कभी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से इनको ऊपर नीचे किया जा सकता था। तो ये सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अपनाई, और इस तरीके से काफ़ी सारे लोन भी प्रोवाइड किए डेवलपमेंट कंट्रीज़ को, और जो भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, ताकि लोगों की गरीबी को दूर किया जा सके, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। जैसे अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीकी देश है, इंडिया है, इन लोगों ने भी अमेरिका से बहुत सपोर्ट लिया। धीरे धीरे एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे लो वेजेस हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ पे MNCs आई, मल्टीनेशनल कंपनीज, और ये इस्टेब्लिश हुई। 1970s तक तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आ चुकी थी, जिन्होंने सोवियत यूनियन और सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म में के अंतर्गत यहाँ पर जैसे चाइना वगैरह से भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ हमारे देश में आई, और इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इस्टेब्लिश किया। चाइना जो पहले लो था, अब MNCs वगैरह चाइना में भी इस्टेब्लिश हुई, जिससे कि एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की मार्केट को चाइना ने कैप्चर किया। कई सारे टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, टॉयज़ वगैरह चाइना ने अपने कचरे से बनाए। तो लो कॉस्ट पे बनाने के बाद में चाइना ने उसको बाहरी देशों में भेजा, और कह लीजिए कि लो वेजेस जहाँ पर बहुत थे पहले वर्कर्स के, अब हाई थोड़े हुए। तो इंडस्ट्रीज़ को भी रिलोकेट किया गया, और लो वेज कंट्रीज़ जो थी इनको ट्रेड और कैपिटल फ्लोज इनका बढ़ाया गया। धीरे धीरे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील वगैरह में एक बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ये सारी कंट्रीज़ अब डेवलपिंग कंट्रीज़ बन गई थी, यानी कि अब डेवलप करने लग गई थी। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, यानी कि अब हमारा ये चैप्टर नंबर 3 जो था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर इट टू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।